नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों। तो हमारा जो है पार्ट 11 है, उसमें हमने एक विस्थापनीय अभिक्रिया के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया था। अब हम करने जा रहे हैं द्विविस्थापनीय अभिक्रिया। तो द्विविस्थापनीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होगी जिसके अंदर जो परमाणु हैं या एलिमेंट्स है या कोई भी जो है समूह है, वो अपना जो स्थान है वो आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इसकी हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा इसकी। डेफिनेशन: ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक, अगर मैं अभिक्रिया को सिर्फ अभी लिखूं तो आप समझ जाना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के अवयव में आपके आ जाएगा, परमाणु भी आ जाएगा, तत्व भी आ जाएगा और समूह भी आ जाएगा, या समूह आपस में अपना स्थान क्या करें, चेंज या परिवर्तित कर दे, परिवर्तित करें। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत हम इसमें अपने एक अभिक्रिया लिखते हैं और फिर हमें इसका ज़्यादा पता चलेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हम कि आपके लिए लिया हमने AgNO3, इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है। और प्लस में हम ले लेते हैं यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड KCl, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। आपको पता है पोटेशियम क्लोराइड जो ज़्यादा क्रियाशील होता है Ag से, तो ये इसको हटा देगा और ये इसकी जगह पर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इसकी जगह पर। तो देखिए बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे हो जाएंगे आपके सामने। यहाँ पे बन जाएगा आपका Ag और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये, और यहाँ पे बन जाएगा AgCl और यहाँ पे बन जाएगा आपके पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये बन जाएगा आपका क्या, सिल्वर क्लोराइड। और ये अवक्षेप के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में होगा। भारी होने के कारण ये तले में बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि चांदी जो होती है, मेटल्स जो भारी होती है। और ये बन जाएगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट, ये पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। तो देखो एक दूसरे ने, ये इधर आ गया है और ये इसकी जगह पर आ गया, एक दूसरे ने इंटरचेंज किया है अपने स्थान को, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो अब बात करते हैं अवक्षेपण क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट या जिसको पीपीटी भी बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट या पीपीटी भी बोलते हैं, ये जो भारी होता है वो सॉल्यूशन में नीचे की ओर बैठ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें कि दही में पानी मिलाकर उसको लस्सी बनाएं, तो जैसे ही हम उसको चम्मच से मिलाते हैं तब तक तो वो घुल जाती है। थोड़ी देर बाद अगर हम छोड़ें, कांच के गिलास में ऐसे मिला के छोड़ें, तो जो दही होती है या जो छाछ भी होती है वो नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर दिखाई देने लग जाता है। तो इस प्रकार जो नीचे तले में बैठा है वो अवक्षेपण कहलाता है या अवक्षेप कहलाता है। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखना। अब हम बात करें इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम लेते हैं कि देखो, इसका हम दूसरा उदाहरण भी लेते हैं। लीजिए इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं हम कि सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसको बोलते हैं बेटा हम सोडियम सल्फेट, ठीक है जी। और इसके साथ में लेते हैं बेटा जी हम बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड ये Cl है, ये D नहीं है भाई, ये Cl2 है, ध्यान रखना आप, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये Cl2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड देखिएगा आप इसमें। अब देखो बेरियम जो है ज़्यादा एक्टिव है, सोडियम ज़्यादा एक्टिव है बेरियम से, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर वाली साइड चला जाएगा। अब सुनिए कि ये बन जाएगा आपके Na और यहाँ आ जाएगा मान लो SO4। तो Na के साथ में क्या जुड़ेगा, Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेरियम। तो देखिए बेटा इसमें ये बन गया आपके सोडियम क्लोराइड, इसको हम सोडियम क्लोराइड कहेंगे, बार बार ये बन रहा है, थोड़ा ध्यान रखना। ये आ गया आपके सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक भी इसको कहते हैं या लवण भी कहते हैं। ये आपके आ गया बेरियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट है। तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बन गए। रिएक्टेंट क्या हुए बेटा, रिएक्टेंट हमारे पास हो गया दो रिएक्टेंट हुए। अब हम इस समीकरण को थोड़ा सा संतुलित कर लेते हैं, क्योंकि ये समीकरण अभी संतुलित नहीं हुई है। सोडियम बेटा जी यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे सोडियम कितना है, 1। तो हम इसके आगे अगर 2 लगा देंगे तो सोडियम 2 हो जाएंगे और क्लोरीन भी क्या हो जाएंगे, 2, और इधर क्लोरीन तो 2 ही है। बेरियम यहाँ पे 1 है, बेरियम इधर भी 1 है, सल्फेट पूरा 1 है और इधर सल्फेट 1 है। तो ये समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो इसके अंदर आप देखना कि ये जो आपके सामने बेरियम सल्फेट है, ये बेटा जी प्रेसिपिटेट के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में होगा, यानी अवक्षेप के रूप में होगा, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण विधि के रूप में भी आप दोनों अभिक्रियाओं को, जो इससे पहले लिखाई थी और इसको आप लिख सकते हो। अगर बाय द वे अगर आप कोई कंपटीटर हो और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इस बात का ध्यान रखना
कि बेरियम क्या होता है, भारी होता है, इसलिए ये तले में बैठ जाता है। ठीक है। और AgCl भी, सिल्वर क्लोराइड भी भारी होने के कारण नीचे तले में बैठ जाता है, और जो नीचे तले में बैठकर एक गाद सी बना लेता है और घोलने पर वापस घुल जाता है, ऐसा जो प्रोडक्ट होता है वो अवक्षेपण होता है। तो देखिए, अब हम नेक्स्ट जो है हम करने जा रहे हैं बेटा इसके अंदर कि आपके ऊष्मा के आधार पर वो जो ऊष्मा को त्यागता है उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, और जो ऊष्मा को ग्रहण करता है उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे। तो ज़्यादा टाइम को खराब न करते हुए हम अपने जो है पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए, इसमें हम अब बात करेंगे ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के बारे में। अगर ऊष्मा शोषी की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों, शोषी का मतलब होता है अवशोषण करना, लेना, ग्रहण करना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो अभिक्रिया को संपादित करवाने के लिए ऊष्मा का क्या करें, अवशोषण करें, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जो जिसके संपन्न होने पर ऊष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो, निष्कासन हो, निकले अंत में, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि एक अभिक्रिया होती है बेटा ऊष्मा क्षेपी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंत में क्या हो, ऊष्मा का क्या हो, निष्कासन हो, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के बाद ऊष्मा या हम एनर्जी भी कह सकते हैं, हीट या एनर्जी प्रोड्यूस हो, निकले, तो ऐसी जो है रिएक्शन क्या कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसी अभिक्रिया। वैसे तो देखें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो हम भोजन खाते हैं तो भी जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो आपके प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या खनिज लवण है, ये सारे मिलकर और भी जो जल वगैरह है, ये हमें क्या देते हैं, ये सारे मिलकर क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। और ये ऊर्जा हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा एटीपी के रूप में संचित की जाती है। और एटीपी की फुल फॉर्म जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। ये एक संचित ऊर्जा के रूप में स्टोर्ड हमारी सेल्स में, लगभग 10 की घात 14 सेल्स होती है, उसमें स्टोर्ड हो जाती है। और जैसे जैसे हम कार्य करते हैं तो ये ऊर्जा हमें उसी अनुसार मिलती रहती है। तो ये जो ऊर्जा हमें मिली है, ये हमें मिलती है भोजन से। तो जो भोजन करने से जो ऊर्जा मिलती है वो हमें हमारे जीवित रहने के लिए भी ज़रूरी है। तो
ऊष्मा जो क्षेपीय विक्रिया है वो श्वसन जो है ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया है। तो श्वसन के बारे में अगर हम बात करें तो श्वसन जो है, हमने भोजन ये लिया C6H12O6, ये भोजन हमारे शरीर में जो एनिमल सेल है उसमें ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और ग्लाइकोजन का मतलब बहुत सारे ग्लूकोज अणुओं के मिलने से ग्लाइकोजन जो है बनती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्लाइकोजन जो है काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोजों का एक लड़ी है, एक समूह है। तो हम कह सकते हैं ग्लाइकोजन किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। तो इस अभिक्रिया को अगर मैं देखूं तो हमें ऑक्सीजन गैस के द्वारा इस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण करने से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है, और 38 ATP लगभग, ठीक है, इसको 6800 किलो कैलोरी ऊर्जा भी हम कह सकते हैं लगभग। तो इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा जो है अंत में निकली है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिएगा इसमें कि अगर हम इस समीकरण को संतुलित करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन, उनको ही लेते हैं हम। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं बेटा? 2 है, और यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोजन तो 12 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 8 और 2 6 और ये 6 और 2 8 हो गए। अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हैं, 6 और 2 8 है। चलो ऑक्सीजन तो पूरे हैं, लेकिन कार्बन यहाँ पे कितने 6 हैं, तो हमें कार्बन को भी यहाँ पे 6 करने पड़ेंगे। कार्बन 6 करने से जो है ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई है, 6 दूनी 12 और ये 6 ऑक्सीजन, तो ये हो गए आपके 18। इधर ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पे भी आप 6 लगा दोगे तो 12 और 6 18, ये संतुलित हो गई समीकरण। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि जिसके अंत में ऊष्मा का निष्कासन हो, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का जो है पार्ट जो है हम ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी का थोड़ा और लेंगे। अभी हमारी एक ही रिएक्शन हुई है, नेक्स्ट रिएक्शंस के अंदर सेकंड जो ये तो हमारी n नंबर रिएक्शन ही हुई, लेकिन हम किसी भी जो समीकरण है उसके लगभग 2 एग्जाम्पल लेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग यूं ही पढ़ते रहे मन लगा के। और अब टाइम आ रहा है कंपटीशंस का, तो कंपटीशंस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो मेरे जो आपको कंटेंट दिया गया है जो सामग्री मैंने उपलब्ध करवाई है उनको आप अच्छी तरह से नोट करते रहें, और आने वाले वीडियो में आपको क्या इम्प्रूव चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जॉब का और आपके भविष्य के लिए मैं अपना सहयोग प्रदान करूं। तो ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।